इटावा में लॉकडाउन के दौरान 3 माह की फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है। जी हां, ऐसे में जब 3 माह से सभी कामकाज ठप पड़े हुए हैं, सभी रोजगार धंधे चौपट हो गए हैं, ऐसे में अभिभावक 3 माह की फीस कहां से जमा करेंगे? जबकि ऊपर से सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान फीस जमा करने के लिए दबाव न डाला जाए, लेकिन फिर भी स्कूल संचालक बाज नहीं आ रहे हैं और अभिभावकों पर लगातार फीस जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों पर जो 3 माह की फीस माफ़ी के लिए दबाव डाला जा रहा है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह वर्मा। इस समय भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक की जिम्मेदारी है इटावा में। और फीस माफ़ी का प्रकरण इतना जटिल होता जा रहा है अभिभावकों के सामने कि आज की समस्या में अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ इटावा जिलाधिकारी महोदय का बयान। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी स्कूल संचालन समितियां जो भी हैं जो कॉलेज चला रहे हैं वो कोई भी अभिभावकों से बात नहीं कर सकते फीस जमा करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में हमारे इटावा जिलाधिकारी महोदय ने उसके पलट पेपर में अभिभावकों से अपील की है कि स्कूल संचालनों के समितियों के जो स्टाफ है उनको वेतन न मिलने के कारण दिक्कतें आ रही हैं, तो स्कूल की फ़ीस जल्दी से जल्दी अभिभावक जमा करें। आखिरकार ये स्कूल माफियाओं का और प्रशासन के बीच क्या गठजोड़ है? जिलाधिकारी महोदय औरैया अलग कह रहे हैं, इटावा जिलाधिकारी महोदय अलग अपील कर रहे हैं। जिलाधिकारी औरैया क्या कहना है? जिलाधिकारी औरैया के महोदय का ये कहना है कि महामारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी स्कूल फीस लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जब जिलाधिकारी महोदय औरैया ने अपने बयान में ये स्पष्ट कर दिया, तो फिर हमारे इटावा जिलाधिकारी महोदय को ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत है? ये जिलाधिकारी इटावा महोदय क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि स्कूल संचालन के स्टाफ को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, कृपया अभिभावक फीस जल्द से जल्द जमा करें, उन पर प्रेशर जमाया जाए। कई स्कूलों ने तो अभिभावकों को नोटिस तक जारी कर दिया है फीस जमा करने के लिए। हाँ, अब वो नोटिस में या तो बच्चे, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि बच्चे और बुजुर्ग इस देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। आज स्कूल संचालन क्यों एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं? क्या इसके पीछे रहस्य है? जब 31 जुलाई तक अभी लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, कोई भी स्कूल इस देश में नहीं खोले जाएंगे, न कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है? आज के समय में ऑनलाइन परीक्षा पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चों की हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा उनके जेनेटिक असर पैदा हो रहा है। आँखों की समस्याएँ पैदा हो रही हैं, उनके फिजिकल मूवमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। ये सब समस्याएँ बच्चे अभी कैसे झेल पाएंगे? हम कहते हैं 1 साल के लिए अगर सेशन शून्य कर दिया जाए इस देश में तो क्या फ़र्क पड़ता है? कई देशों में इस तरीके के निर्णय लिए हैं। जब कोरोना जैसी महामारी हमारे यहाँ विकराल रूप से फैल रही है, दिन प्रतिदिन उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो हम बच्चों को जीवन बचाएं या हम आज के समय पे हम उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा को देकर हम ज़बरदस्ती उनको थोप दें? तो ऑनलाइन जैसे माता पिता के ऊपर बोझ भी बढ़ेगा काफ़ी। अब उनको तो अब जिसके घर में 2 बच्चे हैं तो 2 लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता है। 35-35 हज़ार रुपये के लैपटॉप कहाँ से खरीदे जाएंगे? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए खर्चा अलग आएगा। अब माता पिता सुबह 8:30 बजे स्कूल सेशन शुरू होगा ऑनलाइन, तो उस पर वो अपने घर के काम करेंगे या बच्चों के संग ऑनलाइन स्कूल के लिए उसमें बैठे? अब बच्चे इतने हार्ड माइंड तेजस्वी तो नहीं होते कि जो एक बार कोई पढ़ाया गया उनके ब्रेन में एकदम सब फीड होता चला गया। अब उसके लिए हमें स्टोर की भी समस्या आएगी। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो हमारे यहाँ डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम है। डेटा स्टोरेज, हम कितना कोर्स को कितना डेटा स्टोर करेंगे रिमाइंड कराने के लिए? बच्चा क्या एक बार में एजुकेशन लेने के लिए पर्याप्त है? जब हमारे यहाँ ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन में हम कैसे एक समय पे बच्चा हमारा इतना मतलब कैसे किसी चीज़ को कोर्स एक बार पढ़ाया गया वो एक ही बार में उसको याद हो जाएगा? ये उस पर मेंटली प्रेशर जो एक बच्चों के बीच में डाला जा रहा है, ये एक षड्यंत्रकारी एक शिक्षा माफियाओं लोगों का एक षड्यंत्र है और वो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी कहीं ना कहीं किसी ज़िले में गठजोड़ है।
तो इस गठजोड़ को कहीं ना कहीं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम मांग करेंगे कि इस पर उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए कि ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई तक स्कूल सभी बंद कर दिए हैं। और हम कहते हैं अगर ये इस तरीके का अगर अभी महामारी चलती है तो आगे आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई एजुकेशन की बाध्यता न दी जाए। और हमारे यहाँ तो समाज वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, सभी दैनिक दिनचर्याओं में जीवन को पालन कर रहे हैं, इसमें सभी लोगों की आय की इनकमें पूरी हुई है, बाजार सब बंद है, व्यवस्थाएं सब बिगड़ी हुई हैं, आवागमन सब ध्वस्त है। तो आज के समय में वैसे जब किसी के पास इनकम नहीं है तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाज योजना के माध्यम से सभी को 5 महीने का और खाद्यान्न बढ़ा दिया गया है, सहायता ऊपर से दी जा रही है। तो ऐसे में स्कूल वालों को लिए क्या जरूरी है, क्या मैंडेटरी है, दबाव डाला जा रहा है। हम कहते जिन स्कूलों ने अपने अभिभावकों के नोटिस जारी किए इटावा जिले के अंदर, हम ये चाहेंगे अपने जिलाधिकारी महोदय से तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए उन स्कूलों पर। अगर नहीं करते हैं तो हम ये समझेंगे, यहाँ के लोग समझेंगे कि इसके मतलब जिलाधिकारी महोदय और स्कूल माफियाओं के बीच में कोई उनका गठजोड़ है और कोई बहुत बड़ा उनके बीच में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आने वाले दिनों में हम ज्ञापन भी देंगे विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले, जिस पर हम मांग करेंगे ऐसे। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो अब आपको 3 माह की फीस जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, विद्यालय में एक लड़की और एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन मुझे ये दबाव डाला जा रहा है कि जो मोबाइल खरीदी ऑनलाइन शिक्षा करेंगी, आप फीस बस ले जाएगी। जबकि मेरी एक बच्ची का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर हुआ है। मेरे पास इतना तक नहीं है कि हम कहाँ से हमारे पास आर्थिक संकट आ रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार है। शिक्षा के लिए इसमें बिल्कुल तकलीफ ना दी जाए, नहीं समझ वसूली जाए तो उन विद्यालयों की कार्रवाई। तो आपसे क्या कहा गया, मतलब मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए बोला गया? मोबाइल खरीदना तो एक मोबाइल 12-13 हज़ार का आ रहा है, जैसे 25-30 हज़ार रुपये में कहाँ भी बच्चों को मिलते। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा गया आपसे? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो ऐसे क्या बच्चे आपके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन? नहीं पढ़ सकते, मेरे पास इतना धन नहीं है, ना मैं मोबाइल खरीद सकती हूँ ना पढ़ा सकती हूँ। इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जब तक ये 3 माह अगर लॉकडाउन लगा रहा जिसमें कोई बच्चों की फीस न ली जाए, और यदि ज़्यादा महामारी फैले तो ये सत्र को ही समाप्त कर दिया जाए, अगले सत्र में लागू किया जाए। ऐसे तो सुना आपने, सभी की यही मांग है कि 3 माह की फीस माफ़ की जाए इस लॉकडाउन के दौरान। अब आपका ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, उससे सभी अभिभावक परेशान है। इटावा से शिव कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, इटावा। देवरिया जिले के विकास खंड गौरी बाजार के ग्राम पंचायत बखरा खास के ग्राम प्रधान हरिंद्र कुमार गौतम ने अपने ग्राम पंचायत के लोगों को पौधा भेंट कर गांव के लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग अपने अपने घर पर व खेतों में पौधारोपण कर अपने जीवन में खुशहाली लाए। साथ ही पौधा लगाते हैं तो आपको फल खाने के साथ छाया भी मिलेगी और अनेक प्रकार के कामों में भी उपयोग आएगा। ग्राम प्रधान हरिंद्र कुमार गौतम ने कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर अपने गाँव में शुद्ध और सुरक्षित हवा का लाभ उठाए। अपने ग्राम पंचायत में पौधा बांट करके गांव के लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग खेतों में पौधारोपण कर अपने जीवन में खुशहाली लाए। के द्वारा गांव के लोगों के अंदर पौधा वितरण किया गया है। हमारा सोच है और बल्कि विज्ञान भी कहता है, पर्यावरण ही हमारे देश के और हमारे जीवन का हिस्सा है। तो मैं अपने जीवन के हिस्से में भागीदारी नहीं लेंगे, पर्यावरण में बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेंगे तो हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाएगी, हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते ग्राम सभा में आवश्यकता से अधिक पौधा लगाने का मैंने लक्ष्य बनाया है। अब तक 1700 कुछ पौधे लगवा चुके हैं, जिसमें फलदार पौधे भी हैं, छायादार पौधे भी हैं
और लकड़ी के कुछ लिप्टिस का भी पौधे हैं, अर्जुन का भी पौधे हैं। ये मैं सरकारी जो भी ज़मीन हैं, जैसे कि एक गांव का शमशान घाट होता है, गांव में कब्रिस्तान होता है, गांव में जो जूनियर विद्यालय का प्रांगण होता है, प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण होता है, ये सभी सरकारी सामुदायिक भवनों से लेकर के पंचायत भवनों से लेकर के सभी सरकारी संपत्तियों पर मैंने पर्यावरण का विकसित किया है और खुद मैं लगवाया है। और अब आप लोग अपने नज़र से भी देखे हैं कि मेरे दरवाजे से हर व्यक्ति को जिनको मैं चाय पिलाता हूँ उनको 2 पौधा अपने घर से देता हूँ। ये एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 2 पौधा रोपण करे ताकि हमारे देश का, हमारे गांव का पर्यावरण शुद्ध रहे। आप पर्यावरण की अलग जगा रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लोग जैसे अपने बच्चे को पालते हैं, जैसे अपने परिवार को पालते हैं, उसी तरह से ठीक एकदम उसी तरह से पर्यावरण पर अपना नियंत्रण बना करके एक परिवार से 10 पौधों को, 4 पौधों को, 2 ही पौधों को अगर तैयार करते हैं साल में, तो जैसे मेरा परिवार बढ़ता वैसे मेरे परिवार में पौधों का भी विकसित होगा, जिससे हमको छायादारी से, फल से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू कुमार यादव की रिपोर्ट, देवरिया। अतरौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखुपुर में कई महीनों से सफाई कर्मचारी नहीं आने की वजह से शेखुपुर की सभी गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान को कई दिनों से गंदगी के बारे में अवगत कराया गया था, फिर भी सफाई नहीं हुई। आपका नाम? चेतन सिंह। क्या मामला है? ये सफाई नहीं हो रही गांव में। अभी आया हूँ गांव दिल्ली से, लेकिन बुरा हाल है गांव का। सफाई कर्मचारी कौन है आपके यहाँ पर? मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, कौन है क्या है। गंदगी के बारे में प्रधान को अवगत कराया? अवगत कराया, वो कहता है सफाई होती है नहीं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए हरिओम शर्मा की रिपोर्ट, अतरौली, अलीगढ़। संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गौड़ही बनकटवा में सुबह 8 बजे के करीब गांव के एक ट्रैक्टर चालक दुर्विजय, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गांव के ही चंद्रशेखर चौरसिया के दरवाजे पर पहुंच गया। ट्रैक्टर की ठोकर लगने से दरवाजे पर ही खड़े 2 वर्षीय कन्हैया को गंभीर चोट आई है। आनंद फानन में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक तरफ जहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता इस मामले की सूचना देने के लिए कोतवाली पहुंचे, जहां मामले को संज्ञान में लेते हुए दरोगा ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, संत कबीर नगर। वाराणसी में अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में SSP वाराणसी के निर्देशन अनुसार थाना चौबेपुर में सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश करते हुए शातिर हत्यारे को एकाधिक तमंचे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा करते हुए मीडिया को SP ग्रामीण ने बताया। विगत 29 तारीख को वो हत्या का पर्दाफाश करते हुए SP ग्रामीण उन्होंने बताया कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। जमीन के पैसे को लेकर आपसी मनमुटाव इतना बढ़ा कि राकेश श्रीवास्तव की हत्या भगवान शिव ने पैसे के लिए करवा दी। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुनीत सिंह और बाबूलाल और पिंटू हैं। अगर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की बात की जाए, चौबेपुर में मुकदमा पंजीकृत है, वहीं भगवान सिंह के ऊपर कई अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO संजय त्रिपाठी, उप निरीक्षक अश्वनी पांडे, क्राइम ब्रांच आदि लोग शामिल रहे। भाई की जमीन पिछवाया, पैसा भी उन लोगों ने टका कमाना पड़ा। ये 29 तारीख को शाम करीब 3 बजे के आसपास मुगल सराय से 3 मोटरसाइकिल से 4 लोग आते हैं और एक सुनसान जगह पे एक ही मोटरसाइकिल सवार को एक गोली मार के बाकी लोग भाग जाते हैं। इस संबंध में थाना चौबेपुर पर अपराध पंजीकृत किया गया और टीम हमारी लगी। मृतक की अगले दिन पहचान हुई और फिर हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और इसके पीछे की संपूर्ण घटना का अनावरण किया। ये मृतक के जो बाइक पे बैठा हुआ था, जो चला रहा था भगवान सिंह, उसके भाई लक्ष्मण ने करीब 12-13 लाख में ज़मीन बेची थी। उस पैसे का उपयोग ये और लक्ष्मण ने किया और इसी बीच लक्ष्मण का एक्सीडेंट में मौत हो गई। भगवान सिंह का मानना था कि ये हमारे भाई की मौत का कारण यही है। ज़मीन भी बिचवा दिए, पैसा भी खर्च करवा दिए और अंत में वो नहीं रहा। इसी अदावत को लेके भगवान सिंह ने अपने 3 साथियों को मिलाया और इनको पूरे विश्वास में लेके वहाँ से इनको आए। भगवान सिंह स्वयं गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल, और पीछे इनको बैठा रखा था श्रीवास्तव जी को।
और एक सुनसान जगह कमौली में पहुंच के नहर पुलिया के किनारे इनको एक फायर इनके कनपट्टी पे किया और वो वहीं पे एक्सपायर हो गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों ने काम किया। आज इसके 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी पुराना भी कोई मुकदमा या उससे पहले भी कोई ऐसा इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपके प्रेस नोट में लिखी हुई है। ठीक है, पकड़ने वाले टीम को कोई इनाम 10,000 इनाम की घोषणा कप्तान साहब द्वारा की गई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट, वाराणसी। हौसला मन में हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फतेहपुर जनपद खजुहा ब्लॉक के चराई गांव में रहने वाली छात्रा अंशिका सिंह। यूपी बोर्ड हाई स्कूल अपने विद्यालय में 3रा स्थान प्राप्त किया है। अंशिका की कामयाबी के बाद विद्यालय परिवार, उनके माता पिता मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा किया। अंशिका ने बताया कि इस कामयाबी के पीछे प्रधानाचार्य मनोज साचान व ज्ञानेंद्र राहुल श्रीवास्तव, उनके दादाजी। अंशिका का सपना है कि पढ़ाई कर डॉक्टर बन देश की सेवा करेंगी। मैं कृष्णा इंटर कॉलेज फिरोजपुर बसंत खेड़ा फतेहपुर में पढ़ती हूँ और मैंने कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया है और 89% अंक प्राप्त किया है। इसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और मेरे दादाजी को जाता है। मेरे दादाजी जो कि पूर्व प्रधानाध्यापक NPRC रहे और इस मेरी सफलता का श्रेय मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री MK सचान जी और जीव विज्ञान के अध्यापक श्री ज्ञानेंद्र सर को और श्री राहुल श्रीवास्तव जी जो कि गणित प्रवक्ता हैं और समस्त स्टाफ को जाता है। मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और मैंने अपने माता पिता व दादाजी के सहयोग से समय सारणी बनाकर 8 से 10 घंटे तक प्रतिदिन अध्ययन किया और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। मेरा सपना आगे चलकर डॉक्टर बनने का है, जिससे मैं अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर। संत कबीर नगर खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ब्यारे चौराहे पर सड़क में गहरे गड्ढे हो जाने से सड़क पर पानी भर गया, जिससे चौराहे के आसपास के लोग एवं ग्रामवासियों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रधान और DM के पास भी की, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी नहीं आया। कबीर नगर के खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के एक ब्यारे गाँव चौराहे पे है और यहाँ पे जो सड़क का बरसात में यहाँ की दुर्दशा हुई है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इस रास्ते आने जाने में, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन या यहाँ का विधायक या यहाँ का सांसद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इसकी कोई बात सुनी है। आइए देखते हैं ग्रामीणों द्वारा इनका क्या कहना है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, संत कबीर नगर।